जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल के बारे में और दूसरे लेक्चर में अर्ध ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ चुके थे। सिंधु सभ्यता का आपका 2 को टॉपिक है, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और इसमें लेक्चर नंबर 4 होने वाला है जिसमें हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और बताए थे आपको पहले लेक्चर में ही कि ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो बोलना है कि इतिहास का वह कालखंड जब मानव लिखना पढ़ना अच्छे ढंग से जान गया था, ठीक है, और लिखना पढ़ना अच्छे ढंग से जान गया था और लिखे गए साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा था हम लोग को। तो इसमें मिल रहा था आपका पुरातात्विक स्रोत, तो एक जो पहले से मिल रहा था, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में भी मिला है, अर्धऐतिहासिक काल में भी मिला है और उसी प्रकार ऐतिहासिक काल में भी ये देखने को मिलता है कि ये मतलब क्या, ये मतलब पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में एगो नया क्या जुड़ जाता है ना, तो विदेश से लोग भ्रमण करने भारत आ रहे थे, ठीक है, तो वो कुछ लिखे होंगे। तो वो जो लिखे हैं तो विदेश से कहाँ आ रहे थे, भारत आ रहे थे भ्रमण करने के लिए, यानी विदेश यात्री कोई आए होंगे, उनके द्वारा जो लिखा गया था कोई बुक होगा, तो उसको हम लोग साहित्य के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। पुरातत्व के स्रोत में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग देखेंगे पुरातत्व में सिक्का के बारे में पढ़ेंगे और अभिलेख के बारे में देखेंगे, ठीक है। अशोक द्वारा लिखा गया अभिलेख इसी में आएगा। ये आपका प्राचीन इतिहास काल आज से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार विदेश से तो बहुत सारे यात्री आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तो सबका नाम और सब के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं व्यक्ति का नाम हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह करके धार्मिक साहित्य, ठीक है, मतलब साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे एगो धार्मिक ग्रंथ के बारे में, ठीक है, और दूसरा होता है गैर धार्मिक ग्रंथ के बारे में, यानी ये सब क्या है, ये सब बुक लिखा हुआ है साहित्य, ठीक है। और धार्मिक में पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, यानी यहीं से हम लोग का हिंदू धर्म का जो लिखावट है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और गैर ब्राह्मण में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गैर ब्राह्मण में आपका आ जाएगा जैन आ जाएगा, बौद्ध आ जाएगा, ठीक है, सिख वगैरह, इसको क्या आ जाता है गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत लिखा गया जो बुक है, पहला है वेद, फिर वेद का ऋग्वेद, ठीक है, फिर आएगा वेदांग, फिर क्या आएगा वेदांग, फिर आएगा पुराण, ठीक है, फिर आएगा उपनिषद। वेद को हम लोग अच्छे तरह से जानने के लिए हम लोग उपनिषद की रचना किए थे। और लास्ट में आएगा आपका महाकाव्य। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका ब्राह्मण ग्रंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। मैंने पूरा प्राचीन का ये वाला जो साहित्य वाला चैप्टर है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से राजा हुए, ठीक है, कितने राजा हुए टोटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत से। देखिए नंबर फर्स्ट में है, इसको 2 खंड में बांटे हैं, 3 खंड में, एगो पुरातात्विक स्रोत, विदेश यात्री और साहित्यिक स्रोत। तो हम लोग देखते हैं पहला पुरातात्विक स्रोत वाला। क्या देखेंगे बाबू, पुरातात्विक स्रोत वाला। इसमें हम लोग को मिला था क्या, सिक्का मिला था और क्या मिला था, अभिलेख मिला था। यहाँ देखिए सिक्का पहला नंबर में, दूसरा नंबर में अभिलेख। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, सिक्का के बारे में, फिर देखेंगे अभिलेख के बारे में। तो चलिए सिक्का से स्टार्ट करते हैं। सिक्का यानी बोलेंगे तो इंग्लिश से कॉइन, ठीक है, इंग्लिश से क्या बोला जाता है, कॉइन। देखिए सिक्का का अध्ययन जब किया जाता है ना, सिक्का के बारे में जब पढ़ा जाता है तो उसको बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक। यहाँ पे लिख दिए हैं, इसका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ सिक्के मिले थे, ठीक है, कुछ आपका मौर्य काल जब आया स्टार्ट हुआ तो मौर्य काल ने कुछ सिक्का को चलाया। उसके बाद अगर बात करें तो यूनानी जब आए भारत पर, ठीक है, तो उन लोगों ने कुछ सिक्का स्टार्ट किया, फिर कुषाण आए, फिर गुप्त आए, फिर सातवाहन आया, फिर आपका मुगल साम्राज्य में हुमायूं ने कुछ चमड़ा का सिक्का चला दिया, फिर आया शेरशाह सूरी। इस तरह करके बहुत सारे लोगों ने सिक्के का प्रचलन किया है, सिक्का बनाया है, ठीक है। जैसे अभी मोदी जी 2000 का नोट चलाए थे, 1000 वाला नोट बंद करके, उसी तरह करके अपने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अपना अपना सिक्का चलाया इन लोग। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी में जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्का चल रहा था उसका नाम था टेराकोटा, यानी मेनली इसका किसका बना हुआ रहता था, तो ये रहता था मिट्टी का बना हुआ, और इस पर किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं देखी गई है।
याद रखना है, टेराकोटा पर किसी भी प्रकार की चित्रकारी नहीं देखी गई है। कल यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहला नंबर देगा कि टेराकोटा के सिक्कों पर चित्रकारी देखी गई है, तो इसको रद्द कर देना है, मतलब गलत कर देना है, क्योंकि टेराकोटा के सिक्का में किसी भी प्रकार की चित्रकारी नहीं देखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है मौर्य काल। ये है आपका सिक्के के अनुसार मतलब घटनाक्रम है, यानी कौन कौन सा काल में कौन कौन सा सिक्का मिला है। ठीक है, कौन कौन सा सिक्का में उसके अकॉर्डिंग है, इस तरह सीक्वेंस नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं क्या, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य में चलाया आहत सिक्का। क्या चलाया? आहत सिक्का। मौर्य साम्राज्य में चलाया क्या? आहत सिक्का चलाया, पंचमार्क चलाया और पर्ण चलाया। कौन कौन सा? आहत, पंचमार्क और पर्ण। आहत, पंचमार्क और पर्ण। आहत जो था ना, ये पहला बना हुआ धातु का सिक्का था। देखिए यहाँ पे तो टेराकोटा यानी मिट्टी का बना हुआ था ना सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद मौर्य साम्राज्य जब आया तब उन्होंने आहत बनाया। आहत सिक्का कैसा था? तो ये पहला धातु का बना हुआ सिक्का था, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पहला धातु का सिक्का कौन था? तो आहत था। ठीक है, और यह पहला सिक्का था, आहत ही एक ऐसा सिक्का था, पहला सिक्का जिसमें कुछ डिजाइन बना हुआ था। अभी देखो टेराकोटा का सिक्का नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही आहत बनाया गया तो आहत में कुछ डिजाइन हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद आता है पंचमार्क। पंचमार्क जो है वो आहत की तरह ही था। पंचमार्क कैसा था? आहत की तरह ही सेम था। उसके बाद आता है पर्ण। पर्ण जो था ना, इसमें चांदी का अंश थोड़ा थोड़ा मिलने लगा था, यानी चांदी का अंश इसमें मिलने लगा था। किसमें? तो पर्ण में। उसके बाद यूनानी शब्द आता था आया। यूनानी को बोला जाता है हिंद यूनानी। क्या बोला जाता है? हिंद यूनानी। इन्होंने जब आए तो इन्होंने गोल्ड का सिक्का चलाया। किसका? गोल्ड का सिक्का। तो क्वेश्चन आएगा कि गोल्ड का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? ठीक है, तो यूनानी द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा कि अगर यदि क्वेश्चन आएगा मान के चलो कि हिंद यूनानी द्वारा सबसे पहले कौन सा सिक्का चलाया गया, उसके द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था? तो गोल्ड का सिक्का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुषाण के बारे में। कुषाण जब आए ना तो इन्होंने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। कुषाण जब आए तो शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। फिर आया गुप्त वाला कम का रहेगा, तो इन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, तो सर्वाधिक सिक्के चलाने वाले क्या बोलते हैं वंश कौन था? तो गुप्त वंश। उसके बाद अब जैसे ही कोई चीज़ को बहुत ही चलाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध मतलब याद रखने के लिए, अशुद्ध सिक्का कौन चलाया? तो गुप्त काल में ही चलाया जाता। किसके शासन काल में चलाया गया? तो अस्कंद गुप्त के बारे में। इसको फिर से पढ़ेंगे, जब अस्कंद गुप्त वाला चैप्टर आएगा तो फिर से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग खाली सिक्के के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सा काल में आया था, मतलब कौन से टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, उसके बाद सिल्वर चलाया। सिल्वर किसके द्वारा? गुप्त द्वारा ही चलाया गया था। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वाधिक सोने का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का, सिल्वर सोने का सिक्का और कौड़ी और मयूर जो आपका गुप्त साम्राज्य द्वारा चलाया गया सिक्का है। कौड़ी किस प्रकार का था? तो ये पत्थर का बना हुआ था। ठीक है, कौड़ी जो बना हुआ था ये पत्थर का बना हुआ था। जबकि सिल्वर की बात करें तो ये शुद्ध चांदी का सिक्का था, और चांदी का हम लोग का थोड़ा सा अंश देखने को मिला था पर्ण में, जो मौर्य काल द्वारा चलाया गया था। लेकिन एकदम शुद्ध रूप से चांदी का सिक्का हम लोग को मिलने लगा था कहाँ? तो गुप्त साम्राज्य में। और गुप्त में कौन से गुप्त राजा के शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद मयूर सिक्का चलाया गया समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, मयूर सिक्का कब चलाया गया? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन के समय सीसा का सिक्का चलाया गया। सातवाहन के समय सीसा का सिक्का चलाया गया। फिर आया हुमायूं। हुमायूं ने चमड़ा का सिक्का चला दिया। हुमायूं ने क्या चलाया? चमड़ा का सिक्का। फिर आया शेरशाह सूरी। ये कहाँ का रहने वाला था बाबू? तो ये था आपका बिहार का रहने वाला। और बिहार का जो अभी हम लोग पटना बोलते हैं ना, इसका पाटलिपुत्र पहले नाम था, और पाटलिपुत्र से जो पटना रखा गया नाम है, ये बिहार के शेरशाह सूरी द्वारा ही रखा गया है। ठीक है, चलो शेरशाह सूरी ने कौन कौन सा सिक्का चलाया? तो दाम चलाया। और अभी हम लोग जो रुपया यूज कर रहे हैं ना, इनका ही देन है। यानी शेरशाह सूरी द्वारा ही दाम, रुपया और असरफी चलाया गया था। ठीक है, दाम किसके लिए था? तो ये था गरीब लोगों के लिए, और ये सबसे ज़्यादा यूज होता था। दाम जो था ये सबसे ज़्यादा यूज होता था। और ये किस धातु का था? तो तंबा का था। ठीक है, तो दाम किसका था? तंबा का था। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला था, ये गरीब के लिए था। चलो दूसरा देखते हैं रुपया।
ये मीडियम लोगों के लिए था और ये किसका था, चांदी का ही था, ठीक है, ये मीडियम यूज होता था। और असरफी की बात करें तो ये अमीर लोग चलाते थे, अमीर लोग के पास होता था असरफी, ठीक है, अमीर लोग के पास क्या होता था, असरफी होता था। जैसे कि अभी यूएसए वगैरह में डॉलर चलता है तो अमीर लोग डॉलर चलाते हैं ना, तो उसी प्रकार असरफी चलाया किसके द्वारा, असरफी नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था ना, शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। ये कौन यूज करते थे, तो अमीर लोग। ये सोना का हुआ करता था, ठीक है, और ये सबसे कम लोग ने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभिलेख। चूँकि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं और पुरातात्विक स्रोत में पहला नंबर में आता है सिक्के के बारे में अध्ययन, फिर आता है अभिलेख के बारे में अध्ययन। अब देखते हैं अभिलेख। अभिलेख की अगर बात करें तो भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा जो है अशोक द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा, तो अशोक द्वारा। हम लोग का जो राजकीय चिन्ह है वो भी क्या है, अशोक स्तंभ है। उससे रिलेट करके याद रखना है कि अशोक द्वारा क्या बोलते हैं, अभिलेख चलाया गया भारत में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विदेश से कुछ यात्री आए थे ना, देखो यहाँ पे हम लोग बांट चुके हैं इतिहास को। अब आएगा ये पुरातात्विक स्रोत खत्म हो गया, ठीक है। इसमें सिक्का के बारे में पढ़ लिए, अभिलेख के बारे में भी पढ़ लिए। अभिलेख भी बहुत सारा है, अशोक द्वारा लिखा गया, वो अशोक वाला टॉपिक में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं हम लोग विदेश से कुछ लोग आए थे, यानी विदेशी यात्री, ठीक है। चलो, तो विदेश से कौन कौन आया था, तो प्लिनी आया था। कौन आया था वो, प्लिनी आया था, हेरोडोटस आया था। फिर एक कोई व्यक्ति आया जिन्होंने एक बुक तो लिखा लेकिन अपना नाम वहाँ पे लिखना भूल गया। उसके बाद आया टालमी, फिर आया मार्को पोलो, फिर आया मेगास्थनीज, फिर आया फाहियान, हैयान, इत्सांग, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो प्लिनी जब आया तो प्लिनी ने लिख दिया नेचुरल हिस्ट्री का। क्या लिखा, प्लिनी द्वारा लिखा गया नेचुरल हिस्टोरी का। हेरोडोटस जब आया तो हिस्टोरिकल को लिख दिया, यानी हिस्ट्री का जो बुक लिखा गया किसके द्वारा, हेरोडोटस। और हिस्ट्री के जनक भी कहा जाता है हेरोडोटस को ही। तो यही हेरोडोटस था जिन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक को लिखा। फिर एक यात्री आया जो अब अपना नाम तो लिखना भूल गया, लेकिन एक बुक लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, ठीक है। इसमें जो है पूरा भारत का विस्तार रूप से विवरण दिया गया है, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। यानी अगर यदि भारत का विस्तार जानना है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। किसके द्वारा लिखा गया है ना, ये अपना नाम ही लिखना भूल गया, इसलिए इसको अभी हम लोग बोलते हैं अज्ञात मानव, ठीक है। फिर आया टालमी। टालमी ने ज्योग्राफी का अध्ययन, ज्योग्राफी का अच्छा जानकार था, तो इन्होंने लिख दिया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का किसके द्वारा लिखा गया है, तो टालमी द्वारा लिखा गया है। फिर आया मार्को पोलो। क्या नाम है, मार्को पोलो। ये कहाँ का यात्रा किया, तो ये चीन का यात्री था, मतलब यात्रा किया। कहाँ का रहने वाला था, तो इटली का रहने वाला था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था, इटली का। किसका यात्रा किया, तो यात्रा किया आपका चीन का। फिर आया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का रहने वाला था। ये आया था सेलुकस निकटर के साथ, ठीक है, और भारत में आके बस गया। और भारत में मेनली पटना के बारे में, यानी पहले बोले तो मगध के बारे में पूरा विस्तार ढंग से लिख दिया और नाम दे दिया बुक का इंडिका। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो मेगास्थनीज। इस इंडिका में किसका विवरण मिलता है, तो भारत का विवरण मिलता है। भारत में कौन सा जगह का, तो मगध, अभी बोले तो पटना, ठीक है, अभी बोले तो पटना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं पटना का जो सटा हुआ भाग है वो भी अगर यदि ऑप्शन में आता है तो वो भी हो जाएगा। चलो, उसके बाद कुछ चीन से आए यात्री, जैसे फाहियान आ गया, इन्होंने लिख दिया फो को क्यू। हेंसान आया तो हेंसान ने लिख दिया सी क्यू क्यू। ये जो है फाहियान वाला, ठीक है, इस बार पूछा गया है 2025 में क्वेश्चन है, यूपीएससी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है कि फाहियान जो आया था ये किसके शासनकाल में आया था, ठीक है। ये नहीं पूछा था कि कौन सा बुक लिखा है, लेकिन पूछा था कि फाहियान आया था भारत, वो किसके शासनकाल में आया था, तो होता है आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद इत्सिंग आया। इत्सिंग भी कुछ बुक लिखा है जो आगे पढ़ना है, इसीलिए इसके बारे में कुछ नहीं लिखे हैं। हेंसन आया था नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। हेंसन को ही बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार या फिर नीति का पंडित। ये बहुत सारा नियम कानून विधि बनाता था, जिसके कारण इसको कहा गया नीति का पंडित। तो क्वेश्चन आएगा नीति का पंडित किसको कहा गया है, तो हेंसन को, ठीक है। हेंसन कहाँ पे अध्ययन करने के लिए आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में।
उसके बाद कुछ मुस्लिम लोग आए, ठीक है, मुस्लिम लोग आए, उन्होंने भी कुछ कुछ बुक लिखा है, जैसे हो गया अल बरूनी, अल मसूदी, रज्जक, इब्न बतूता। कौन कौन? अल बरूनी, अल मसूदी, रज्जक, इब्न बतूता। अल बरूनी जो आए एक किताब ए हिंद को लिख दिए, यानी किताब ए हिंद नामक एक बुक की रचना कर दिए। कौन? तो अल बरूनी। अल मसूदी पूरे मानसून के बारे में चर्चा कर दिए कि भारत में किस प्रकार की मानसून है, ठीक है, किस प्रकार की मानसून आती है। रज्जक था फारस का, कहाँ का था? अभी बोले तो फारस को क्या बोलते हैं? हाँ, ईरान, ठीक है, अभी बोले तो ईरान। इन्होंने लिख दिया मतला-ए शाहीन। मतला-ए शाहीन नामक एक पुस्तक लिखा, और इसमें जो है दक्षिण भारत के बारे में बहुत अच्छा ढंग से विवरण मिलता है। तो रज्जक द्वारा क्या लिखा गया है? तो मतला-ए शाहीन। क्वेश्चन आएगा कि मतला-ए शाहीन किसके द्वारा लिखा गया है और वह कहाँ का था? तो वह रज्जक द्वारा लिखा गया है। कहाँ का था? तो फारस का रहने वाला था। फिर आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता की क्या बोलते हैं? इन्होंने क्या लिखा? तो रहेला। इन्होंने क्या लिखा? रहेला। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, ठीक है, यहाँ से भी पूछा गया है क्वेश्चन 2025 में कि रहेला नामक पुस्तक किस लेखक की है? तो इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। चलो उसके बाद देखते हैं साहित्यिक ग्रंथ, ठीक है, क्या देखेंगे बाबू? साहित्यिक ग्रंथ। अभी बताए यहाँ देखो, पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख लिए, इसको 2 भाग में बांटे थे, ये जो सिक्का मिला था उसको, जो अभिलेख मिला उसको, फिर आया विदेशी यात्री, फिर आया क्या? तीसरा नंबर में साहित्यिक। साहित्यिक में आप देखेंगे धार्मिक, गैर धार्मिक, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, उसके बाद वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, फिर उपनिषद, महाकाव्य, फिर जैन और बौद्ध। हाँ, साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक ग्रंथ। इसको हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एक ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, एक गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ का जो सीधा संबंध है वो हिंदू धर्म से आ जाता है। किससे आता है? तो हिंदू धर्म से आ जाता है। किसका संबंध? तो ब्राह्मण ग्रंथ का, ठीक है। हिंदू धर्म की सबसे पहली किताब की अगर बात करें तो वो वेद थी। क्या थी? वेद थी। वेद को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए हम लोग उपवेद की रचना की है, यानी वेद को अगर समझना है तो उपवेद को पढ़ो। चलो, वेद, फिर उपवेद, फिर वेदांग आया, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आया आरण्य, ठीक है। और पुराण को हम लोग 5वां वेद कहते हैं। पुराण को क्या बोला जाता है? तो 5वां वेद कहा जाता है, ठीक है। वेदों का वेद किसको कहा गया है? तो पुराण को ही कहा गया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ का सीधा संबंध किससे हो जाता है? तो हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म की पहली पुस्तक क्या है? तो वेद है। वेद को हम लोग पढ़ने के लिए क्या लाएं? उपवेद, ठीक है। फिर देखें, वेद के बारे में देखेंगे, उपवेद देखेंगे, वेदांग देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे और आरण्यक देखेंगे। हम लोग देखें कि 5वां वेद हम लोग बोले पुराण को। वेदों का वेद किसको कहा जाता है? तो पुराण को, ठीक है। चलो, वेद की रचना किसी मानव द्वारा नहीं की गई है। ऐसा कहा जाता है कि वेद की जो रचना हुई है ये रचना नहीं हुई, ये क्या बोलते हैं, किसी मानव द्वारा नहीं लिखी गई है, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं अपुरुषैक, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अपुरुषैक। और तो इसका यदि रचना नहीं हुआ है तो क्या किया गया है? इसका संकलन किया गया है। संकलन का मतलब क्या होता है? सोर्स को इकट्ठा करके एक जगह जमा कर देना, क्या कहलाता है? संकलन। तो इसका इसी का मतलब वेद का क्या किया गया है? संकलन किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, ठीक है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज द्वारा किया गया है वेद का संकलन, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेद के बारे में। वेद की अगर बात करें तो ये क्या है? अपुरुषेय है। अपुरुषेय का मतलब किसी मानव द्वारा रचना किया गया नहीं है, ठीक है। मानव द्वारा लिखा गया नहीं है। तो क्या किया गया है? वो संकलन किया गया है, यानी कलेक्शन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज द्वारा संकलन किया गया है। किसका? तो वेद का, ठीक है। शुरुआत में जो था वो 3 वेद था, ठीक है। शुरुआत में क्या था? 3 वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन सा था? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। एक वेद बाद में जोड़ा गया,
ठीक है। अभी अगर बात करें तो अभी टोटल 4 वेद हैं। जब 3 वेद लिखा गया ना तो इसलिए उसको बोला गया पहले त्रिवेद, ठीक है। क्या बोला गया? त्रिवेद। वेद मतलब किताब और त्रि मतलब 3। चलो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वेद त्रिवेद में नहीं आता है, तो वही वेद त्रिवेद में नहीं आएगा जो बाद में उसका संकलन किया गया है या फिर लिखा गया है। तो बाद में किसको लिखा गया है? तो 3 को पहले लिखा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को पहले लिखा गया है और अथर्ववेद को आपका बाद में लिखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अथर्ववेद। चलो क्वेश्चन है अथर्ववेद की रचना कब हुई? क्वेश्चन पूछ देगा कि अथर्ववेद की रचना कब हुई है, तो ऋग्वेद के बाद या फिर बहुत ही बाद में, ठीक है। चलो वेद के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद के 10 भाग हैं और 10 भाग को मंडल कहा जाता है। जो भाग हैं 10 को, उसको क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। और हर ऋग्वेद का एक उपवेद है, ठीक है। बोले हैं कि वेद को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए एक उपवेद की रचना की गई है। तो हर क्या बोलते हैं, वेद का क्या है? एक उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। जबकि यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उसी तरह सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ऋग्वेद, ठीक है, जिसको सांप काटता है वो रेंगता है, जिसको सांप काटता है वो क्या करता है? तो रेंगता है। उसको क्या लगाया जाता है? तो आयुर्वेद लगाया जाता है, ठीक है, आयुर्वेद लगाया जाता है। इसी तरह यजुर्वेद से मतलब याद रखना है कि युद्ध करना है। तो युद्ध के लिए हम लोग को दरकार किसका पड़ेगा? तो धनुष का आवश्यकता पड़ेगा। तो यजुर्वेद से याद रखना है धनुर्वेद को। उसी तरह सामवेद, ठीक है, शाम से याद रखना है सॉन्ग, और सॉन्ग मतलब गाना, ठीक है, हिंदी से क्या बोलते हैं? गाना। तो सामवेद से गानावेद यानी गंधर्ववेद। उसी तरह अथर्ववेद, अर्थ अगर यदि लगाना है, ठीक है, या फिर अर्थ बनाना है तो शिल्प का बनाओ। अर्थ किसका बनाना है? शिल्प का बनाओ। तो चलो अथर्ववेद की उपवेद क्या हो गया? शिल्पवेद, ठीक है। देखो अथर्ववेद में जो है ना, वो पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है। पटना को क्या कहा गया है? अछूतों की भूमि। एक्चुअली में क्या हुआ था न, आर्यों के जो राजा थे गौतम राहुगढ़। कौन थे आर्यों के राजा? गौतम राहुगढ़। ये आर्यीकरण करने के लिए यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत आ रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि इनके मुंह में जो था वो अग्नि का गोला था, ठीक है, और वो अग्नि का गोला लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत आ रहे थे। जैसे ही इन्होंने क्या किया, गंडक नदी को पार किया, ठीक है, अब गंगा में एंट्री करने वाले थे, मेन गंगा में। गंगा की सहायक नदी है। तो अब गंगा में जैसे ही इंटर करते तो क्या बोलते हैं, उनका जो मुंह में आग का गोला था वो नदी में गिर गया, यानी गंगा नदी में गिर गया, जिसके कारण इन्होंने क्या बोलते हैं, पटना को अछूतों की भूमि कहा, ठीक है, और श्राप दे दिया कि ये तो अछूतों की भूमि है, जिसके कारण मेरा जो इतना दूर से आए तपस्या करते हुए आर्यीकरण करने के लिए यहाँ पे मेरा सफल नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग क्या पढ़े? वेद पढ़े, उपवेद पढ़े। अब हर वेद का एगो ज्ञाता है। ज्ञाता मतलब उसको पढ़ने में विद्वानता हासिल हुआ है, ठीक है। तो हर वेद का एगो ज्ञाता है और हर उपवेद का भी एगो क्या है? ज्ञाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हर वेद का एगो उपवेद है और उपवेद का ज्ञाता है, और उसी प्रकार वेद का भी क्या है? ज्ञाता है। तो इसका हम लोग याद करते हैं। ऋग्वेद का अगर यदि उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद। वेद इसका ट्रिक दिए थे कि कोई किसी को अगर जैसे सांप काटता है तो वो क्या करता है? रेंगता है, और रेंगता है तो उसको क्या दिया जाता है? आयुर्वेद दिया जाता है, ठीक है। सॉन्ग वाला में हम लोग देखे थे, ठीक है। सॉन्ग यानी गाना, तो सामवेद से गंधर्ववेद। इसी तरह युद्ध करना है तो धनुष की आवश्यकता होगी, तो यजुर्वेद से धनुर्वेद। और अथर्ववेद यानी अर्थ अगर बनाना है तो तुमको शिल्प का बनाना पड़ेगा, यानी अथर्ववेद की उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है। चलो अब इसका ज्ञाता देखते हैं। ऋग्वेद का ज्ञाता है होत्री। कौन है? ऋग्वेद का ज्ञाता कौन है? होत्री। उसी तरह सामवेद का ज्ञाता है उद्गाथा। सामवेद का ज्ञाता कौन है? उद्गाथा। यजुर्वेद का जो ज्ञाता है उनका नाम है अधर्यु, और अथर्ववेद का जो ज्ञाता है उनका नाम है ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मा।
उसी तरह आयुर्वेद का ज्ञाता है, उनका नाम है प्रजापति, मतलब प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। गंधर्वेद का ज्ञाता किसको कहा जाता है? तो नारद मुनि को। इसको याद कैसे रखेंगे? तो गाना क्या बोलते हैं इसको, गाना कौन गाता है? नारायण नारायण नारायण, ये एक सॉन्ग टाइप का हुआ ना, तो नारद जी गंधर्वेद। इस तरह करके रिलेट करके याद रखना है। फिर आ गया धनुर्वेद। धनुर्वेद आपका विश्वामित्र, यानी धनुष में मार के एकदम सबको क्या करना है? अपने वश में कर लेना है, अपना मित्र बना देना है, तो विश्वामित्र। शिल्प वेद की बात करें तो शिल्प पूरी दुनिया को कौन सिए हैं? तो विश्वकर्मा जी। इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। यानी शिल्प या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं कि शिल्प यानी चट्टान, और विश्वकर्मा जो होता है वो लोहा का चट्टान में पूजा करते हैं। इस तरह कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो यानी शिल्प वेद का जो ज्ञाता है उनका नाम है विश्वकर्मा। चलो यहाँ तक देख लिए। क्या देखे हम लोग? वेद देख लिए और उसका उपवेद देख लिए, वेद देख लिए, उसका ज्ञाता देख लिए, उपवेद का ज्ञाता देख लिए। अब हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। हर वेद का क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौस्तकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐतरेय और कौस्तकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौस्तकी। इसको शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करें तो एक, ए से ऐतरेय और कौ से कौस्तकी। उसी तरह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचविश, ठीक है। इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं कि शाम को पंचविश खाना है। चलो आयुर्वेद की अगर यदि ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो तैतरेय और शतपथ। यजुर्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और शतपथ। और अथर्ववेद की अगर यदि ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गोपथ। अथर्ववेद की गोपथ। ऋग्वेद का तैतरेय कौस्तकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैतरेय और शतपथ, और अथर्ववेद का गोपथ। क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऐसा वेद है जिसका अरण्य नहीं मिला है? तो बोले हैं कि जिसका मतलब बाद में जिसको बाद में लिखा गया है उसका अरण्य नहीं मिला है। तो किसको बाद में लिखा गया था? तो आपका अथर्ववेद को। इस तरह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसके बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। पूरा वेद के बारे में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला टॉपिक कल आएगा।